धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की। और आज सबसे ज्यादा बात करेंगे ट्रंप महान की, क्योंकि ट्रंप महान ने कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिसके चलते वो महान क्या महानतम बनते जा रहे हैं। क्या है वो कारनामे, उन तमाम पहलुओं पर करेंगे बात, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृषिकांत जी, एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नई गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आपको याद होगा कि गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया था, एक हॉस्टल पर गिर गया था, बहुत सारे लोग मर गए थे। एक तथाकथित जांच रिपोर्ट भी आई थी, उस समय भी जांच रिपोर्ट पर सवाल उठे थे, लेकिन आज पायलट सुमित के पिता सामने आकर फिर से एक बार कह रहे हैं कि जांच ढंग से होनी चाहिए। आखिर वो किस ढंग की जांच करवाना चाहते हैं? अभी तक की जो स्टेटमेंट आए हैं, चाहे देश में हो खासकर विदेश में हो, जिस पर यह भी संदेह व्यक्त किया गया कि इनकी जो एक्सीडेंट हुआ है वो कैप्टन सुमित सब्रवाल संभवतः आत्महत्या टाइप की कुछ टेंडेंसी थी, जो कि शुद्ध रूप से बकवास है। बेचारे 91 वर्ष के पिता हैं, बहुत बुरा लग रहा है। इन्होंने खुलेआम कहा है कि भाई जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB है, उसका जो भी स्टेटमेंट अभी तक आया रवैया है वह डेफिशिएंट है, यानी पर्याप्त नहीं है, डाइवर्शनरी है एंड डिसरेस्पेक्टफुल है, यानी अनावश्यक बेइज्जती कर रहा है। और इनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं। केवल पिता ही के लिए नहीं, 91 साल के पिता का 56 साल का बेटा मरता है बेचारा, और कोई है नहीं आगे पीछे, तो केवल उस दुख के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए, आत्मस्वाभिमान के लिए, एक अमेरिका की बोइंग कंपनी को बचाने के लिए तुम इतने झुक जाओगे कि जो मन आएगा वो बकवास करना शुरू करोगे और सारा का सारा दोष पायलट पर थोप दोगे, जो कि खुलेआम नजर आ रहा है कि कारण टेक्निकल है। जी, इससे पहले ये भी एक चर्चा चली थी, हम लोग जानते हैं, हालांकि मैं इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वक्त का थोड़ा तकाजा होता है, खबरें हमारे पास ज्यादा होती हैं, कि दूसरा जो पायलट था साथ में, उसने इंजन को जो फ्यूल की सप्लाई है वो बंद कर दी थी। यानी इन्हीं पे आरोप लगा के पूरे मामले को दबाने की अगर कोशिश की जा रही है, तो आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा कि किसी बड़े षड्यंत्र की इसके पीछे बू आ रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, मणिपुर से, जहां पे साहब अभी गए थे, बड़ा स्वागत करा रहे थे हंस हंस के अपना। वहां पर असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया गया, कई जवान शहीद हो गए, कई घायल हैं। कंट्रोल तो हो नहीं रहा है, लेकिन दिखावे में कोई कमी नहीं है। इसके पहले मैं पिछले वाले में एक लाइन जोड़ूंगा कि फ्यूल सप्लाई बंद करने की बात है, आपने सही कहा, वह अफवाह है, जानबूझ किया गया, ना तो कैप्टन ने किया ना फर्स्ट ऑफिसर यानी को पायलट ने किया। जहां तक मणिपुर में है जो हमला हुआ असम राइफल्स पे, असम राइफल्स बाय द वे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आता है। असम राइफल्स कहने से लग रहा है जैसे, और इसमें 2 या 3 जवान मारे गए हैं। सूबेदार नायक हैं और एक राइफलमैन है, यानी नॉर्मल सिपाही हैं। तीसरा का मैं कंफर्म नहीं हूं, संभवतः वो ही बाद में मरे हो, क्योंकि मैं थोड़ा पुराना खबर देख रहा था। और यह क्यों कैसे हुआ, यहाँ पे अचानक ये कैसे फ्लेयर अप हो गया, क्या यह नरेंद्र मोदी के जाने के कारण हुआ? मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि नरेंद्र मोदी का जाना एकमात्र दिखावा था इतने वर्षों के बाद से जो चीजें मणिपुर में हो रही है। और लुक ईस्ट जो इनिशियली कर थे, बहुत सारे जुमले आए थे, उसमें वह भी था। और वहां के संसाधनों का दोहन करने के लिए, या तथाकथित रूप ऊपर से कहा जाता है कि विकास करने के लिए जो भी कार्यक्रम किया गया था, उसका क्या हुआ हमें नहीं पता। तकरीबन टाया फुस हो गया है। और एक चीज बात और बताऊं कि पूरे आसाम में, यह तो मणिपुर की बात है, आसाम उसे सटे हुए क्षेत्रों में जितना भी चाय का बागान होता है, उसके मालिक है वो पुष्ट दर पुष्ट कहने के लिए मालिक है, पेपर पर मालिक है, कोई भी भारत में रहता नहीं है। उनके मैनेजमेंट काम करते हैं, कोई स्विट्जरलैंड, कोई नॉर्वे, कहीं कोई और रहता है, और यहां से पैसे कमा के वहां रह रहे हैं। क्यों नहीं हम यह बंद करते हैं? क्यों नॉन रेजिडेंट इंडियन का हम उनको तमगा दे रखा है कि जो मर्जी करें? तो यह कुल मिला के जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। हमारे 2 या 3 जवान शहीद हो गए, 5 बुरी तरह घायल हुए हैं। और इसका रास्ता क्या होगा, कैसे होगा, इस पर अभी समय नहीं है बात करने का। लेकिन देश की जो स्थिति है, हमारे जवानों के ऊपर भी, उनको भी भोगना पड़ रहा है। जी
चलिए अब यहां से निकल के पड़ोसियों की चर्चा शुरू करते हैं और पहली खबर है हमारे पास अफगानिस्तान की। यहां के बगराम हवाई अड्डे को फिर से क्यों हथियाने पर तुला हुआ है अमेरिका? अमेरिका नहीं है, यह है ट्रम्प महाराज, आपके अच्छा, महान जो ट्रम्प हैं महानतम उनके महानतम। पीछे। हाँ, जी। और उनके पीछे जो भी मतलब इनका इनके गुर्गे हैं, साथी हैं, या जो डीप स्टेट के लोग हैं, उनको लग रहा है कि वह हमारा एयरबेस बड़ा महत्वपूर्ण था, और इसलिए उसी एयरबेस के कारण जहां इन्होंने भेजा, पहले पाकिस्तान के थ्रू भेजते थे, जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर की सैनिक आ गई थी, वहां से उन्होंने तालिबान बनाया, आर्म्स अम्यूनिशन दिए, काफी समय तक लंबी लड़ाई के बाद से यूएसएसआर को भगाया, यूएसएसआर टूट गया, इनके सैनिक रहे हैं, 2021 में यहां से बुरी तरह भागे हैं, खदेड़े गए हैं, वियतनाम जैसा ना होने के बावजूद एक तरह से कह सकते कि है। अब इनको उसके ख्वाब दिख रहे हैं कि हमें चाहिए, क्योंकि वहां चीन प्रवेश कर रहा है, पाकिस्तान के साथ होने के बावजूद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में नहीं पहुंच रहे हैं, और वहां पे इनका एयरबेस बनता है तो रशिया के ही अगेंस्ट में, जो उसे सटे हुए तुर्कमेनिस्तान वगैरह जितने भी उसका होगा, तो ये एक दिवा स्वप्न देख रहे हैं इसका। अफगानिस्तान ने तो ना कर ही दिया, लेकिन अफगानिस्तान के ना करने के पीछे देखिए, कहता है कि हम चाहते हैं कि अमेरिका से हमारा राजनीतिक खासकर आर्थिक संबंध बढ़े, क्योंकि इनके पास 3 से 4 अरब डॉलर के बराबर इनके पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, जिसको ये खुद निकालने में असक्षम है, और भी कई सारी चीजें हैं, आर्म्स अम्यूनिशंस करोड़ों नहीं अरबों का पड़ा हुआ, जो अमेरिकी छोड़ के भाग गए, जंग लग रहा है, बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, तो अमेरिकी आए उसको तैयार करें, लेकिन अब मिलिटरली अब आपको नहीं आने देंगे, क्योंकि ये चीन भी संभवतः पूरी तरह से, या यदि कर रहा है तो जो मुनाफा दर मांग रहा है, और वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन नहीं हो रहा है, अमेरिका और पीछे पीछे यूरोपियन यूनियन आए, तो इनको शायद मुनाफे का थोड़ा अधिक हिस्सा मिल पाएगा, पूरा तो खैर कहीं से नहीं ले पाएंगे। जी। मुनाफे से अलग हटके कुछ परिस्थितियों पे बात करते हैं सर। 4 साल से तालिबान अफगानिस्तान को चला रहा है, वहां की इकोनॉमी कैसे चल रही है सब लोग जानते हैं। दूसरा, अभी वहां पे एक भूकंप आया, हजारों लोग उसमें मरे हैं, बहुत बुरे हालात वहां पे बताए जाते हैं। क्या तालिबान की जो भी सरकार चल रही है अफगानिस्तान के अंदर, वो सोचते होंगे चलो अमेरिका से कुछ दोस्ती कर लें, कुछ मिल जाए? एक पहलू ये। दूसरा, अमेरिका क्या चाहता है कि फिर से यहाँ पे इसका ये अड्डा बन जाए, और इससे ईरान पर भी, पाकिस्तान पर भी और चाइना पर भी, और चाइना के साथ साथ फिर से एक बार ये जो तालिबान है उस पर कंट्रोल रख सके, कुछ पैसे वैसे देके। तो ये तमाम जो परिस्थितियां इनके संदर्भ में बताइए। यहां पे एक खबर और मैं जोड़ के पूछना चाहता हूं कि जो चाबहार बंदरगाह है उस पर जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया, उससे भी हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये सारी चैन जोड़ के आपको क्या लगता है? देखिए, पहली दोनों बातें कहीं आपने बिल्कुल ठीक है, और अमेरिका से अलग होकर बड़ा मुश्किल अफगानिस्तान के लिए हो रहा है। वो प्राकृतिक आपदा भी आ रहे हैं, आपस में इन्होंने बर्बाद कर दिया है। जो इनकी थोड़ी मोड़ी इकोनॉमी चलती थी, वह गांजा हैश वगैरह को बेचकर, उसको इन्होंने खुद बर्बाद कर दिया। हालांकि वो अच्छा काम है, लेकिन 50% औरतों को बंद कर दिया, पढ़ाई सिखाई सब बंद कर दिया, और वैज्ञानिक पढ़ाई के जगह पे जो बाकी लोग हैं वो धार्मिक पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या स्थिति होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, वहां की स्थिति बहुत बेकार है। ये बड़ा अच्छा मुद्दा आपने लगा, चाबहार वाला जो पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसके साथ भारत का कई $100 मिलियन का ईरान के साथ संबंध है, और उसके ऊपर जो ईरान के साथ जो प्रतिबंध था अमेरिका का, और भारत पर रोक लगा रहा था, उसने अमेरिका ने कुछ समय के लिए 2018-19 में कुछ समय के लिए टेम्पररी दिया था कि ठीक है तुम उनसे कर सकते हो, और यह 10 वर्ष का भी चलता, पिछले ही वर्ष हुआ है, यानी 2034-35 तक चलता ही है। और इस पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, और भारत की इच्छा थी कि पाकिस्तान को बाईपास करके इधर से चले, और यहां भी इच्छा थी कि चीन का जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या उसका BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है, इस सब से अलग होकर, हालांकि अभी भी फिर हम देखें तो पूरे दुनिया भर में सबसे अधिक, तकरीबन फर्स्ट नहीं होगा तो नंबर 2 होएगा, वो डेटा देखना पड़ेगा, चीन के साथ हमारा व्यापार बहुत मजबूत है, अमेरिका से अलग हटके। तो ये जो है आपस में एक दूसरे को टंगड़ी मार रहे हैं, और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिका खेल रहा है, उसने बिसात लगाई हुई शतरंज की, और बाकी सब लोग उसके ट्यून पर डांस कर रहे हैं। चीन इससे निश्चित रूप से अलग है, वो भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर अपना चीजें रुख बदल ले, और इसलिए
अफगानिस्तान का महत्व होने के बावजूद भी यदि अफगानिस्तान के जो नेता हैं, भले ही वो धर्म में डूबे हों, औरतों के खिलाफ हों, विज्ञान के खिलाफ हैं, लेकिन आर्थिक संकट से बचना सोचते हैं, तो उन्हें पूरे सबके साथ, चीन के साथ, अफगानिस्तान को पाकिस्तान और भारत के साथ भी संबंध बेहतर करना होगा, ना कि अमेरिका के साथ। जी, इसी के साथ दो और चीजें हैं सर, और उससे लगता है कि तालिबान कहीं झुक तो नहीं रहा है, क्योंकि उसको सफाई देनी पड़ी, ये कहना पड़ा कि नहीं, हम अमेरिका को बगराम एयरपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ब्रिटेन के कुछ लोग कैद में थे तालिबान के, उनको छोड़ा गया, तो ये इसलिए छोड़ा जा रहा होगा ताकि एक माहौल बन सके। दूसरा सवाल इसी के साथ ये बनता है सर कि यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाया गया कि ईरान पर से पाबंदियां हटाई जाएं। उस प्रस्ताव को पास ही नहीं होने दिया गया, रद्द करवा दिया गया। तो ये दोनों जो घटनाक्रम है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना सर। अब देखिए, जो प्रस्ताव आया था पाबंदी हटाने के लिए या कम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में, जिसका बहुत जबरदस्त समर्थन था चीन और रूस के तरफ से, फिर भी यूरोपियन यूनियन के 3 जो महारथी हैं, E3, यूके, फ्रांस और जर्मनी, और इनके पीछे इजराइल और अमेरिका तो है ही है कि यह कहीं से भी यूरेनियम का संवर्धन ना करे। E3 का कहना है कि इनको समय दिया गया था, लेकिन फिर भी ईरान ने नहीं किया। जितना ये इनको रखना चाहिए था संवर्धित यूरेनियम, ताकि वह उसका सिविल इस्तेमाल कर सके, बिजली पैदा करने में या जो भी करना चाहे, उसका 40 गुना बनाया, जमा कर लिया। और दूसरी चीज की जो परसेंटेज होना चाहिए था वो 4-5% होना चाहिए, 60-70% उसका संवर्धन कर रहे हैं, यानी यूरेनियम यानी एटॉमिक बॉम्ब बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रोक दिया गया। तो वह तो एक अलग चीज है, पूरा मसला है। लेकिन जो तालिबान ने यूके दंपत्ति को रिहा किया, यह काफी बड़ा मसला है, छोटा मोटा नहीं है। ये लोग क्यों पकड़े गए थे? पीटर रेनॉल्ड्स है उनकी वाइफ बारबरा, एक 80 साल के पति हैं, पत्नी 76 साल के हैं, और इसी साल जनवरी फरवरी में इनको पकड़ा गया, या मार्च से पकड़ा गया है, जेल में डाला गया है। और इसके पीछे तालिबान का कहना है कि हमारे नीतियों के खिलाफ ये काम कर रहे थे। कौन सी धारा, कौन सी नीति, ये सब इन्होंने नहीं बताया, पकड़ के अंदर रखा है। और इनको छुड़ाने के पीछे देखिए कौन कौन लोग हैं। अमेरिका के विशेष दूत पिछले शनिवार को आए थे, और एक कल, आज शनिवार है ना, हाँ, 6-7 दिन में लोग छूटे। और तो उनका भी अमेरिका का था, कतर इसमें काम कर रहा है। कतर ने दोनों के बीच में बात करवाया, और स्टारमर तक जो है सो कतर को धन्यवाद दे रहे हैं। और कतर मुंह नहीं खोल सकता है, क्योंकि जब इजरायली वॉर प्लेन जब कतर के ऊपर थे, दोहा के ऊपर बम्बार्डिंग कर रहे थे, उनको मदद करने वाले आपने बार बार प्रश्न उठाया था कि जो 2 टैंकर थे, वह एक तो अमेरिका का था और एक इंग्लैंड का भी था। जी, मुझे 1 सेकंड के लिए दीजिए, इस फोन को मैं कर दूं। कोई सुनिए, आप आराम से कर दीजिए, कोई बात नहीं, हो जाता है, इसमें इतना वो की जरूरत नहीं है सर। उसको साइलेंट कर दीजिए, वो सब चल जाता है। और हम लोग, आप जानते ही हैं किन परिस्थितियों में कैसे और तमाम चीजों के साथ काम करते हैं, तो ये सब चीजें नॉर्मल है। चलिए, बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका फिर से। थैंक यू। तो हम थे फिलहाल जो है वो दंपत्ति को छोड़ने वाली कहानी पर। जी, तो वो मैंने कही दिया है। तो देखिए किस तरह से आज जो है तथाकथित रूप से ना कोई लॉजिक है, ना कोई मानवीय संवेदनाएं हैं, ना कोई ह्यूमन वैल्यूज है। हत्या करना, करवाना, ये एक सामान्य सी बातें हैं। ये बेचारे दंपत्ति क्यों गए थे, क्या गए थे, यह भी डिटेल नहीं पता है। लेकिन जब इनको छोड़ा गया तो वहीं पे अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पे कहते हैं कि हमें ठीक ठाक से रखा गया है, मौका मिलेगा तो दोबारा आएंगे। हाँ, वापस इंग्लैंड में आके क्या कहेंगे कहना मुश्किल है। अभी कतर में थे कुछ समय पहले, या सुबह तक, और वहां से लंदन फ्लाइट बोर्ड करने वाले थे। जी, हो सकता है हमास की तरह जो है वापस लौट के मेहमान नवाजी की बताएं कि भाई हमें कैसे खिला पिला के मुस्टुंडा की तरह पाल के रखा, वरना फिलिस्तीन के जो कैदी जेल से रिहा होते हैं, देखिए उनकी हड्डी पसलियां तक दिखाई देती हैं। खैर, अब लोग करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से जुड़ी खबरों का। और यहाँ एक मुद्दा पिछले कई दिनों से छाया हुआ है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिसे कहा जा रहा है ये नेटो जैसा समझौता हो गया है, और इस समझौते से इजराइल और भारत को टेंशन हो रही है। कोई कह रहा है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान का परमाणु बम मिल गया। ये जो चल रहा है सर, ये मुझे लग रहा है हवा में पुल ज्यादा बनाए जा रहे हैं, उतना कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ है नहीं, उसमें दम तो बहुत है। इन्होंने जो किया है, इनके रिटायर्ड एक ब्रिगेडियर जनरल है,
वह कहते हैं कि हमने नेटो के तर्ज से बने हैं। एग्जैक्टली नेटो के तर्ज पे है कि नहीं है। एक्चुअली मैंने सुबह में यह खबर देखा फेसबुक में, मेरे किसी साथी ने लिखा था कि यह पूरे अरब वर्ल्ड के लिए न्यूक्लियर प्रोटेक्शन है, उतना बड़ा भी नहीं है, यह कहना गलत होगा। इनके डिफेंस मिनिस्टर यानी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यह बाकी कई भी देश इस तरह की पैक्ट चाहते हैं जो सऊदी अरेबिया के साथ इनका हुआ है, और यह बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, जब से कतर पर अटैक हुआ है कई तरह की घटनाएं घटी है। हम ध्यान दें, पूरे अरब वर्ल्ड में मैं जो बोलता था, जनता चुकी उठ रही है, और कहीं ना कहीं से जो जनता के जो तथाकथित मालिक है उनको भी लग रहा है कि आज नहीं तो कल बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, और वो लोग बेतहाशा भागदौड़ मचा रहे हैं। कभी पाकिस्तान के पास, चूंकि इकलौता वो देश है मुस्लिम कंट्री कहें जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, पूरे अरब कंट्रीज के अंदर में खलबली मच रही है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि सऊदी अरबिया और ईरान भी कहीं ना कहीं से पैक्ट करें। जहां तक इस संबंध की बात है, इस पैक्ट की बात है, पाकिस्तान और अमेरिका की धड़कन इसलिए रुक रही है क्योंकि इस पैक्ट के हिसाब से यदि भारत आक्रमण अगला करता है, कुछ करता है, तो केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जो इनका पैक्ट का है कि एक पर आक्रमण मतलब दोनों पर आक्रमण, नेटो की तर्ज पे या नॉर्थ कोरिया रशिया के तर्ज पे, उस हालत में सऊदी अरबिया और भी देश आते हैं तो सब के सब आर्म्स ऑफ नेशंस, इकोनॉमिक हेल्प जो भी बनता है, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक हेल्प सब देंगे, और भारत बुरी तरह अलग थलग पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, जब लड़ाई शुरू मान लीजिए होता है भारत पाकिस्तान में, तो जो भी तेल हम ले रहे हैं दूसरे अन्य देशों से, केवल रशिया को छोड़ दे, और बाकी सब चीजें ले रहे हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे, रास्ते भी बंद हो जाएंगे। यहां तक कि नॉर्मल तरीके से समुद्री मार्ग से इजराइल यहां कुछ लाना चाहे तो उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि रेड सी से होके गुजरेगा, चाहे उसके ऊपर जाए मेडिटेरेनियन सी के जाए या अरब सागर से नीचे से होके जाए इधर से। तो दोनों हालत में तो कुल मिला के जियो पॉलिटिकली हमारे लिए एक मुश्किल सिचुएशन खड़ा कर रहा है। जी, जो चर्चाएं चल रही हैं, चलवाई जा रही है कि साहब ये ट्रंप ने करवाया, तो क्या वाकई में ट्रंप ने कराया या इन लोगों ने खुद कर लिया? ट्रंप को पता तो जरूर होगा, क्योंकि इसमें एमबीएस डायरेक्टली मतलब सिग्नेटरी वो है, कहने के लिए वो प्रिंस है जो भी है, लेकिन उन्होंने साइन किया है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शरीफ हैं वो गए हैं, दोनों गए हैं, और इस तरह के सिग्नेचर में से साइन में आपको यह भी पता होगा कि सऊदी अरबिया में कुछ न कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज आने वाले हैं और वह अमेरिका दे रहा है, तो वो हो रहा है। हालांकि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाली बात नहीं है, सारा संरक्षण सारा देखभाल वही अमेरिका ही करेगा, लेकिन ये चीजें फैल रही है, तो ये मुनाफे के लिए कहीं ना कहीं से सऊदी अरेबिया को मजबूत करने के चक्कर में ये चीजें हो रही है। एक चीज अगर यहां पे मान लीजिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लें कि भैया ट्रंप ने कराया होगा, तो ट्रंप सऊदी अरब को इतना मजबूत क्यों करेगा इजराइल के सामने सर? यह उसकी गलतफहमी हो सकती है। हालांकि इसमें इजराइल का भी हाथ होगा, इजराइल को ना पता होगा, नहीं पता, कल नहीं तो आज तो उसको पता चल ही गया जब ओपन हो चुका है, लेकिन वह कहीं ना कहीं से ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको बर्बाद करने, उसको खत्म करने, उसको दरकिनार करने के लिए यह सब काम चल रहा है, और बहुत सारा इक्वेशन परम्यूटेशन चल रहा है, खासकर कतर पर आक्रमण के बाद से। कहीं ऐसा ना हो कि सारे अरब कंट्रीज एक साथ जुट जाए तो उनको थोड़ा इस किनारे से तोड़ो, यह भी संभवतः उनके मन में होगा। जी, ये बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो इसी से जुड़ी हुई है। जब सऊदी अरब इतना बड़ा सुरमा भोपाली बन रहा है कि जो है मीटिंग भी कर रहा है, जीसीसी की मीटिंग हो रही है, ओआईसी की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान के साथ जो है समझौता कर रहा है, तो हिजबुल्लाह के जो चीफ कह रहे हैं शेख नईम कासिम, वो क्यों नहीं कर रहा है वो इजराइल के खिलाफ? इजराइल के खिलाफ कौन नहीं कर रहा, नाम फिर से बताए? शेख नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, उन्होंने सऊदी अरब से जो करने के लिए कहा है वो क्यों नहीं करता है सऊदी अरब? जी जी, हाँ, ये बात मैं समझा। उन्होंने बड़ा ओपन एक तरह से आह्वान किया सऊदी अरब को कि जो 2016-17 में जब भी बात हुई थी, जीसीसी के जब तुम लीडर थे, वह लीडर था सऊदी अरेबिया, तब उन्होंने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया था, क्योंकि उस समय सीरिया में जो लड़ाई चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके आए थे पहले वाले भूतपूर्व राष्ट्रपति के पक्ष में। उस समय से लेकर अभी तक सऊदी अरबिया और ईरान में कहीं ना कहीं से लड़ाई चल रहा है। आपको यह भी याद होगा कि सऊदी अरबिया ने यमन के खिलाफ बहुत जबरदस्त लंबे समय तक लड़ाई की, हजारों बच्चों को मारा है, और उसके आर्म्स ऑफ मिशन जो आ रहे थे इंग्लैंड और यूएसए से आ रहे थे। अब इनका जो कॉल है
खासकर इस मौके पर दो चीजें हुई हैं। एक तो यह जो कतर में आक्रमण हुआ जिसका उदाहरण लेके कर रहे हैं, और दूसरा जो इनका संबंध पाकिस्तान के साथ हुआ है जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज की भी बातें हुई हैं, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है कि आप जो दुश्मन हमें मानते हैं, यह गलत बात है। आपका मुख्य दुश्मन ना लेबनान है, ना हम लोग हैं, ना द रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस की बातें करते हैं, प्रतिरोध की जो भी है, वह आपके दुश्मन नहीं है। आपका मुख्य दुश्मन इजराइल है, जिसको आप नहीं समझ रहे हैं। और यदि इस चीज को नहीं समझते तो लड़ाई होगा। तो तीन रास्ते बताते हैं इसे आगे बढ़ने के लिए कि कैसे हम इससे मुक्ति पाए। पहला है कि हम आपस में डायलॉग शुरू करें, बातें करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, डायलॉग होना चाहिए। और दूसरा जो कहते हैं कि रेसिस्टेंट जो पिछले का जो भी कुछ रहा है, हमारी लड़ाइयां मुनमुटाई है, उसको फ्रीज कीजिए, उसको बंद कर दीजिए। और तीसरा यह है कि जो रेसिस्टेंट फोर्सेस हैं उनके साथ भी बातें कीजिए और आगे बढ़िए। और यदि वास्तव में सफल होते हैं, चूंकि इनका जो कॉल है, जो इन्होंने एक आह्वान किया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इन एमबीएस के ऊपर असर पड़े ना पड़े, लेकिन ये पूरे अरब वर्ल्ड की जनता यदि पड़ेगी तो उनके ऊपर बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा, खासकर तब जबकि पूरे गाजा में जनसंहार जारी है। और पिछले एक महीना में इन्होंने ना भी तो 1000 से अधिक वैसे लोगों को मार दिया जो नहीं थे। एक और आंकड़ा है कि हर 7 में से 6 सिविलियन और बच्चे मारे गए। जी, तो ये बात मुझे लगता है इस मायने में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है वो शियों का संगठन माना जाता है और सऊदी अरब जो है वो सुन्नी मुस्लिम मुल्क माना जाता है। तो शियों की तरफ से अगर सुन्नियों को एक ऑफर दिया जा रहा है तो इस पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय तो बनेगा ही। और वो शायद शिया ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ के कदम उठा रहे हैं इस क्षेत्र की एकता के लिए। अब आगे देखते हैं क्या होगा। रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। और पहला जो अपडेट है वो आ रहा है जर्मन से। जर्मन के जो चांसलर हैं जर्मनी के, उनके अधिकारियों पर, कुछ हथियार बेचने वालों पर वहां के वकीलों ने मुकदमा करा दिया है। यह एक अच्छा कदम है, जो भी हो। मतलब आप प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे, ताकत नहीं बढ़ पा रही है, वकील है तो कुछ काम कर रहे हैं। तो अभी जो मर्ज है वो, और इनके पहले वाले जो चांसलर थे जिसके हम छिला हुआ अंडा कहते थे, शोल्ज, इन दोनों को तो खिलाफ किया ही किया है। 15-16 दूसरे अधिकारी हैं कि आप जानबूझ के जो भी जनसंहार चल रहा है उससे रिलेटेड आपने आर्थिक और मिलिट्री मदद की है इजराइल को, और इसलिए हम जो है सब जेल लेके जा रहे हैं। और उन्होंने बड़ी मात्रा में उन्होंने प्रूफ के साथ ये दिया हुआ है। क्या प्रूफ है, मुझे मौका नहीं मिला देखने का, पूरा प्रूफ अभी वैसे ओपन भी नहीं है। तो संभवतः वहां के जनता को जो खासकर जो पैलेस्टीन के पक्ष में है, वह देखे और जाने कि किस तरह से तुम्हारे रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग क्लास के पक्ष में है, जो जनसंहार चाहते हैं उनकी बात तो भूल जाइए, लेकिन जो विपक्षी, उनको समझ में आना चाहिए कि भाई तुम्हारे जो तथाकथित मालिक बने हुए किस तरह के दरिंदे हैं। जी, ठीक है। एक तरफ पुर्तगाल भी सामने आ गया, वो कह रहा मैं फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा, लेकिन वहीं हमने देखा यूएनएससी में 6ठी बार वीटो का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने बिना शर्त जंगबंदी गाजा में जो होनी चाहिए उसके प्रस्ताव को खारिज करवा दिया। तो बार बार अमेरिका का इसके साथ खड़ा होना और ट्रंप का ये कहना कि $6 बिलियन के वो और हथियार देने जा रहा है जो इजराइल को, उसके लिए कांग्रेस से मंजूरी मांग रहा है। क्या ये जो फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की कोशिशें चल रही हैं उनको डराने की कोशिश है, धमकाने की कोशिश है उनको? देखिए, ये तो हो ही रहा है। खासकर मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि 6ठी बार, शुरू में जो आपने कहा कि अमेरिका ने वीटो लगा दिया सीज फायर के खिलाफ, जनसंहार खुलेआम चल रहा है। ट्रंप जनसंहार की बात नहीं मान रहे। कुछ बच्चे भले ही मारे जा रहे हैं, उसको मतलब एक तरह से कहे तो कोलैटरल डैमेज है, लड़ाई होता है तो मरते। मैंने एक डेटा दे ही दिया कि किस तरह से बच्चे और सिविलियन मारे जा रहे हैं। यह पूरी अमेरिकी मजदूर वर्ग, किसानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और पूरे विश्व की जनता के लिए यह एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है। गाजा सेंट्रल में यानी केंद्र में जो उसका सिटी है, वहां पे जाके हर बिल्डिंग जो खड़ा है उसको तबाह कर रहे हैं। हर स्कूल और जो भी फूड सप्लाई का लाइन है उसको खत्म कर रहे हैं। भूखे बच्चे मर रहे हैं। उसका जो भी हॉस्पिटल उसको खत्म कर रहे हैं। और तुमने उस पर लगा दिया वीटो कि नहीं, लड़ाई जारी रखी, उनको मारा जाए, इसलिए कि तुमको गाजा पट्टी चाहिए। मैं आपको रोक रहा हूं सर, यहां पे ये बोलना अमेरिका का कि उसमें हमास को लेकर जो निंदा की जानी चाहिए थी वो नहीं था, क्या ये काफी है अमेरिका का ऐसे बोलना? अमेरिका का बोलना बिल्कुल धूर्तता है, बदमाशी है।
कतर में आक्रमण हुआ, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। जहां भी कुछ हो रहा है, तुम्हें मौका मिल रहा है तो पनामा नहीं, वेनेजुएला में जाके वहां बेचारे सिविलियन जो मछली पकड़ने गए उनकी तुम हत्या कर रहे हो। इनके लिए हत्या बहुत ही सामान्य चीज है। अभी हमास के लीडर ने कहा कतर के बाद से, साफ कहा कि अब इस आक्रमण के बाद से जो तुमने कतर में किया, साथ कर जो गाजा सेंट्रल सिटी में जो तुम कर रहे हो, इसके बाद से तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे बंधक छूट जाएंगे, जो कि ट्रंप कहते हैं इस आक्रमण के बाद से बंधक छूट जाएंगे। और ट्रंप साथ साथ कहते हैं कि ज्यादा बचा नहीं है, 25-30 ही बचा हुआ है। यानी ट्रंप दोनों बात कर रहे हैं। मतलब मरी जाए तो टंटा खत्म हो, जब बचेंगे ही नहीं तो दो दबाव बना रहता है, वो टंटा ही खत्म हो जाएगा, मरने दो। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। और इसलिए कि हमास की निंदा नहीं की गई है, यह शुद्ध बकवास है, झूठ है, और इतना घटिया मतलब जुमला रह गया है जो कि बेमानी हो चुका है। जी, इस क्षेत्र के एक और योद्धा हैं, एक तो सऊदी अरब है, ईरान है और तमाम और भी लोग हैं, तो उसमें से एक बड़े योद्धा अपने आप को मानते हैं, वह तुर्की। और तुर्की के रजब तैयब अर्दोगान व्हाइट हाउस जा रहे हैं और कह रहे हैं स्थानीय मुद्दों पर ट्रंप से कुछ अच्छी बात हो सकती है। तो क्या बात होगी ऐसी जिसे अच्छा माना जाए? जब जीसीसी या ये जो आईओसी की मीटिंग चल रही थी कतर पे हमला के बाद से दोहा में, तो ये भी आए हुए थे, इनकी पत्नी भी आई थी। और इनकी पत्नी ने कहा, मैं बिल्कुल दूसरे तरीके से कमेंट कर रहा हूं, आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध को तुरंत रोकना चाहिए क्योंकि बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनकी जितनी समझ थी और जो उनकी समझ है बेचारी का, उसके हिसाब से ठीक कही है कि बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम को आप खत्म कर रहे हैं, यानी जो भी पढ़ाई की शिक्षा खत्म कर रहे हैं। मैं तो उनके बगल में होता था, इतना ही कहता कि मैडम आप जो बोल रही है ठीक कर रही हैं, और उसका उपाय यही है कि आपका पति जो जुमला कर रहा है उसको आप धक्का मार के उस राष्ट्रपति भवन से बाहर कर दीजिए, चीजें शायद बेहतर हो जाएगी। और ये जाके जो भी व्हाइट हाउस में बकवास करने वाले मिलने वाले, उसका कुछ भी नहीं निकलने वाला है। चुपचाप जाके ट्रंप का पैर छुएंगे और वापस आएंगे। हाँ, इनका जो भी कुछ है, डिफेंस पैक्ट बहुत होने वाला है, F-35, F-16, बहुत सारा कुछ चीजें होगा, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने का होगा। किस तरह से जो बदमाशी कर रहे हैं ईरान वगैरह, कैसे उसको और कंट्रोल में लाया जाए, ये सब बातें करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, चुगली करने गए हुए। चलिए अब रुक कर लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी खबरों का। पहला जो अपडेट है वो ये कि अब $1 लाख देना पड़ेगा, यानी कि 88 लाख रुपया देना पड़ेगा, तब अमेरिका का H-1B वीजा मिलेगा। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा झटका हो गया सर। ये जरा सोचिए, हमारे लोग बड़ा खुश होते हैं, अमेरिका ड्रीम लैंड है। खैर जो भी हो, मैं ये पहले बता दूं कि जब ये H-1B वीजा जब शुरू हुआ था तो 1990 में तो हमारे जो लोग जाते थे करीब $60,000 उस समय प्रति वर्ष कमाते थे। अब हाल फिलहाल में वह बढ़ के हो गया $85,000। एवरेज बोल रहा हूं, कुछ कम हो सकता है, कुछ बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज इतना बोल रहा है। और यह जो $1 लाख यानी 1 करोड़ रुपया, $1 लाख एक बार का नहीं, हर साल का है। यानी या तो आप देंगे या आपकी कंपनी देगी। यदि आपकी कंपनी $1 लाख देती है तो क्या आपको उसी तरह से जैसे पहले देती थी $85,000 प्रति वर्ष, क्या देगी? 5,000 देने को भी नहीं तैयार होगी। आओ तुम वहां के झुग्गी झोपड़ी में रहो, जैसे रहो होगा। तो यह मजदूरों का दोहन है और अमेरिकी लूट अभी चरम सीमा पे है। और यह जो है वही पूंजीवादी साम्राज्यवादी की एक नीति है, कभी कम कभी धीमे, कभी बाएं कभी दाएं, आगे पीछे। और उसी का एक छोटा सा उदाहरण है। बाय द वे, इसमें जो मुख्य रूप से जो बुलाते हैं भारत से, अमेजॉन है जिसके बारे में अच्छी तरह परिचित है, एप्पल भी है, टाटा कंसल्टेंसी भी है, गूगल तो है ही है। जी, पहले $5,000-6,000 दिए जाते थे, आदमी चला जाता था आसानी से। अब $1 लाख की डिमांड की जा रही है, यानी हर तरफ से सिर्फ धंधा पैसा बनाना है ट्रंप को। ये लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठकर कारोबारी की तरह काम कर रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, हालांकि उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। एक भारतीय की गोली मारकर हत्या कर दी है अमेरिकी पुलिस ने, और लोग वहां पे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। सोचिएगा, अपने बच्चों को हम वहां क्यों भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं? बताया जा रहा है 2 दोस्तों के बीच विवाद हो रहा था और पुलिस ने गोली चला दी। अगली खबर का जो अपडेट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है कि एक तरफ तो ट्रंप कह रहे हैं कि मैं कुछ मीडिया हाउसेज को बंद करने जा रहा हूं, और दूसरी तरफ NYT पर जो उन्होंने मुकदमा लगाया था उसे कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स पर जो उन्होंने मुकदमा किया था $15 बिलियन में, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना पैसा कैसे मतलब हो सकता है। मैं सोचा 15 मिलियन होगा, खैर जो भी हो सकता है मैं ही गलत हूं। तो ये जो है
जज के पास जब आया तो एक किताब के अगेंस्ट में जो इन्होंने छापा था, जिसमें एप्स्टन का भी नाम था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण की बात है और ट्रम्प के भी शामिल होने की बात है उसमें। तो उस सब के लेकर तो जज ने कहा कि ये कौन पढ़ेगा, इतना क्या बकवास की हो, ना तुम्हारी भाषा समझने लायक है। भाषा मतलब अंग्रेजी में कहीं कॉमा फिर लंबा, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ में एक वाक्य, यानी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस तरह की बकवासें मत कर, उठा के फेंक दिया जज ने और कहा कि 40 पेज के अंदर में लिख के आओ, इससे अधिक होगा तो यह अमान्य किया गया है। तो ये लोग फिर करेंगे, फिर जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन टेम्पररली इसको छांट दिया गया है और इसी आधार पर संभवतः जो अगली बार आएगा इनको पूरी तरह खारिज किया जा सकता है। वैसे ट्रंप की पूरी कोशिश है कि वहां जुडिशियल और मीडिया तथाकथित रूप से प्रजातंत्र के जो बड़े प्रहरी या स्तंभ है उसका जड़ को खोखला तो कर ही चुके हैं, ऊपर से ढहाना बाकी रह गया जो आगे बढ़ रहे हैं उसको करने में। जी, धंधा है पर धंधा है। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप का ये बताना कि मेरी जिनपिंग से बात हो गई है, टिकटॉक अब अमेरिका का ही हो जाएगा, यानी कि धंधे का काम बढ़ रहा है। दूसरी तरफ उसी के साथ ये बोलना कि भैया यूक्रेन में ठीक है जंग चल रही है लेकिन उससे तो हमें फायदा हो रहा है, हमारा वहां पे हथियार बिक रहा है। और तीसरे साथ में ये कहना कि इस्टोनिया के ऊपर जो है हवाई जहाज घूमे हैं, हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान घूमे हैं रूस के, वो उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। यानी वो चाहते नहीं है कि जंग रुके भी, वो चाहते हैं टेंशन और बढ़े। वो कहते हैं कि हाँ, मैं नहीं चाहता हूं कि लड़ाई हो, लोग मरे, लेकिन हमारा हथियार बिक रहा है, हमारे वॉर इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, ये बोलते हैं। ट्रंप का जुमला जो है कहीं ना कहीं आधा सच्चाई को दिखाकर बोलने का, ताकि जनता खुश होती है कि बड़ा बेबाक इंसान और सच बोलता है, लेकिन बहुत बड़ा झूठा भी है। जैसे कतर आंदोलन के बारे में बोला कि हमें पता ही नहीं है। खैर, तो दूसरी तरफ जहां की बात है, इस्टोनिया की बात है, उन्होंने कहा है कि रूस का फाइटर प्लेन मिग 31 तीन इनके अंदर में 10-12 मिनट घूमे हैं और चले गए और हंगामा मचा रहे हैं। इसी के आधार पे वो ब्लैक सी से जो पोलैंड से सटा हुआ है, कोई रूस का जहाज एक छोटा सा मतलब नाव अगर आ गया तो शोर मचा रहा है। कह रहा है कि मैं फ्रांस से रिक्वेस्ट करूंगा, वहां के प्रधानमंत्री, कि वो हमारे यहाँ के न्यूक्लियर बॉम्ब स्टैब्लिश करे ताकि रूस हमसे डरे। खैर, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो आपने ट्रंप और शी की जो बातें हुई, मैं टिकटॉक की जो खरीद हुई बता दूं, जो मैं अभी हाल फिलहाल में पढ़ा, वह यह है कि अमेरिकी जनता, खासकर जो जेन जनरेशन है, जेड जनरेशन जो है, जेड जेन जो है, उसको यह नहीं पता होता था कि गाजा में जो जनसंहार होता है क्या वास्तव में। जो ये दिखाते थे फॉक्स वाला कुछ नहीं है, बच्चे बड़े तंदुरुस्त हैं, 2-4 सिपाही मारे गए, वो सब टिकटॉक ने वो कार्यक्रम शुरू किया था और लाखों नहीं करोड़ों युवा दूसरे लोग देखने लगे कि किस तरह से बच्चे मारे जा रहे हैं, किस तरह के इजराइल के जो जितने भी जियोनिस्ट हैं वो मारने की बात कर रहे हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं, किस तरह से उनके बिल्डिंग ढहाए जा रहे हैं, ये सब देखना शुरू किया। तो धंधा से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि उसमें निवेश है इजरायलियों का भी, जो जियोनिस्ट है उनका भी निवेश है, और इसलिए अमेरिका बेताब था, ट्रंप बेताब था कि उसको लिया जाए। और चीन को देखिए, उसका भी डायरेक्ट एक तरफ से धंधा है इजराइल के साथ, और यहां भी टिकटॉक दे दिया। यानी जो चीज दिखाया जा रहा था वैसे ही होगा जैसे एनडीटीवी पर कब्जा किसी और का हो गया और हम महरूम हो गए उस सब समाचारों को देखने से। जी, एक लाइन सी बनती हुई दिखाई दे रही है, छोटा छोटा चलते चलते कमेंट में आपका चाहता हूं। पहले पोलैंड कहता है साहब हमारे यहाँ पे ड्रोन घुसा है, ड्रोन हमला कर दिया है। फिर उसके बाद रोमानिया कहता है, अब इस्टोनिया कह रहा है कि हमारे यहाँ पे तो फाइटर जेट घुसा है। क्या धीरे धीरे एक माहौल बन रहा है, नाटो आ जाएगा रूस के सामने? बिल्कुल यह माहौल बनाया जा रहा है और इससे बेखबर होके या आंख मूंद रहे हैं जानबूझ के कि आपकी नेटो सेना आएगा। तो अभी तक जितने रेड लाइन आपने क्रॉस किए हैं, जिसमें कि कुर्स में आक्रमण भी था, आप अंदर तक घुस गए और काफी, और दूसरा जैसे जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आपने मिसाइल अटैक किए ताकि वो हो जाए, हालांकि सफल नहीं हुए। लेकिन इस बार यदि आपकी नेटो की फोर्सेज आ जाती है, जिसमें निश्चित रूप से आपकी फोर्सेज को बचाने के लिए आप एयर पावर भी वहां लाएंगे, क्या रशिया इस रेड लाइन को बर्दाश्त करेगा? क्या वो डिक्लेयर नहीं करेगा कि उसका एग्जिस्टेंस हो? और नेटो यूएसए सारा का सारा है कि पूरी दुनिया पर कब्जा किया जाए, बिल्कुल अलग चलते चलते। चूंकि अगला वो है, मैं बता दूं कि किस तरह से ये जाहिल लोग नतमस्तक होते हैं पावर के सामने। इक्वाडोर बिल्कुल अलग, वहां के प्रेसिडेंट नोबोआ है, और वहां पे 2008 में जब लेफ्ट की सत्ता आई थी कोरिजा की, राफेल कोरिजा की, तो उन्होंने बैन कर दिया था
किसी भी अमेरिकी सेना का वहां पर बेस बनाने के लिए, ये भले ही अफगानिस्तान में चले जाए लेकिन वहां पे बैन था, अब फिर से वहां पे मतदान करवा के जनता हो सकता मान भी ले, क्योंकि हमारे यहां बहुत सारे ड्रग के वो हो रहे हैं भैया, ड्रग फैलने का और जितना भी क्राइम एंड करप्शन हो रहा है उसका आधार तुम्हारे अपने लोग नहीं बल्कि अमेरिका है, और वहां के सेना को फिर बुला रहे हो, तो तुम्हारे लिए जो है यह आत्मघाती चीज है। और वही चीज नेटो के सदस्य और वहां के देश के लोग कर रहे हैं। पूरे दुनिया भर में लगता है कि आत्महत्या करने का एक शौक चल पड़ा है या उसकी भांग खिला दी गई है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आखिर कुछ लोग कहते हैं दुनिया खत्म भी तो होनी है, तो कैसे खत्म होगी? ऐसे ही लड़ मर के खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।